एक टेरर कायम करने के लिए कि भाई ये तुमने एक मुख्यमंत्री की बेटी के साथ को छेड़खानी क्यों की, कमेंट्स कर दिया उसको। उनको रिवासा का वो था टेक्चन, उनको उठा के उनके परिवार के बच्चों को उठा के उनकी बहन को उठाया, फिर पुलिस ने टॉर्चर किया उनको थाने में ले जाके, आमने सामने उनके कपड़े उतार दिए पुलिस ने। चंद्रावती जी ने चुनाव लड़ा लोकसभा का, और तब लोग निकल नहीं रहे थे, और तो शाम में बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी। चाहे बंसीलाल हरकत रोज, देवलाल और पिताजी हरकत रोज चला गया करती हथकड़ी। उस टाइम तो जो इतने थे इनके ऊपर तो ये आरोप भी चलाया करते, पिप्पा चोर लिया चून का, किसी कहने कुल्फी ठाली रेडी। ये नेता आपस में आरोप लगाते नहीं, थे। सरकार मुकदमे बनाती थी ना उनके ऊपर, फादर साहब और जब बंसीलाल जी हारे तो सर कैसा माहौल था उस समय? उस टाइम बहुत मतलब जबरदस्त माहौल था। बच्चा क्या कहता है, मतलब नसबंदी के 3 जलाल, इंदिरा संजय बंसीलाल, ये नारे लाया करते बालक थे। बंसीलाल ग्रुप था तो जगन्नाथ का ग्रुप, वो केंद्र बिंदु वही रहता था। ठाकुर वीर सिंह हमेशा खिलाफ रहे। ठाकुर वीर सिंह भी उस टाइम आए, पहले जो बंसीलाल के साथ थे वो। इस रिवासा कांड जब हुआ तब वो आए उसमें साथ। यानी राजपूत वोट बैंक जो बंसीलाल जी के हिस्से था वो सारा छिटक गया उस समय। जी जी बिल्कुल। राम राम, नमस्कार। इस समय आप हरियाणा तक देख रहे हैं। मेरा नाम सोनिया सत्यानीता है और दोस्तों, पॉडकास्ट की इस श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं जितेंद्र नाथ जी। भिवानी क्षेत्र की सियासत, और इस सियासत में हम कहें कि दो धुरी रही, एक रही चौधरी बंसीलाल के पक्ष की, एक रही चौधरी बंसीलाल के खिलाफ की। एक धुरी की आज हम बात करेंगे जो धुरी शुरू होती है चौधरी जगन्नाथ जी से। आज उनके राजनीति पर बातचीत करेंगे और भिवानी क्षेत्र की राजनीति पर भी हम बात करेंगे। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस पॉडकास्ट में बातचीत के लिए चौधरी जगन्नाथ जी के बेटे जितेंद्र नाथ जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए। और जैसे मैंने जिक्र किया कि चौधरी जगन्नाथ जी से भिवानी क्षेत्र की राजनीति के एक और धुरी टिकी हुई है। अब मैं चाहूंगी कि आप उस समय में लौटें, ज़रा हमें बताएं उस समय के बारे में जब चौधरी जगन्नाथ जी ने पहला चुनाव लड़ा, किस तरह वहाँ सियासी माहौल होता था, क्या होती थी वहाँ की सियासी तासीर? सर, जिस वक्त चुनाव पहला लड़ा उन्होंने 1962 में लड़ा था, तो शाम कॉन्स्टिट्यूंसी से। आज का जो जोग्राफिकल क्षेत्र देखें तो मौजूदा तो लोहारू कॉन्स्टिट्यूंसी और मौजूदा तो शाम एक ही हल्का था। और उस वक्त उस हल्के में कोई सड़क नहीं होती थी, न कोई बिजली होती थी, और पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गरीबी थी, कोई आना जाना नहीं था किसी साधनों का, स्कूल्स भी नहीं थे। तब उन्होंने इलेक्शन लड़ा। उस वक्त कांग्रेस के थे निहाल सिंह तक्षक जी, जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी थी ये, और जो कि कॉन्स्टिट्यूशन सभा के मेंबर थे, संविधान सभा में सदस्य भी थे। बागी बरौड़ उनका गांव था, तो उन्होंने कांग्रेस से लड़ा था टिकट। और फादर साहब ने, जो पिताजी थे हमारे, उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। गांव हमारा ईश्वरवाल इसी हल्के में पड़ता है, आज भी तो शाम में ही पड़ता है। तो क्योंकि वो स्टूडेंट लीडर थे पहले फादर साहब। अच्छा, उस समय? यस। तो उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो 5वीं क्लास तक तो उन्होंने पढ़ा ईश्वरवाल गांव में, और उसके बाद बापोड़ा जो गांव पड़ता है बड़ा, दादी मेरी वहाँ की थी, तो 6th 7th 8th वहाँ से की उन्होंने। उसके बाद फिर हिसार मिजाट स्कूल से 10वीं और गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। फिर वहाँ से पास आउट करके, और वहाँ पे हॉकी के कैप्टन के रहे, हॉकी टीम के, और स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बने। तो उनके साथ ही बड़े उस टाइम जसवंत सिंह जी, ज्ञान तायल जी, बलदेव तायल जी, और जोगेंद्र जोग जी, जो बड़े मिनिस्टर्स रहे सारे बाद में, पॉलिटिकल, युद्धवीर सिंह जी सांसद रहे। तो वो साथ ही रहे उनके उस टाइम। तो बताया करते थे कि हम जगन्नाथ को हमने बनाया, जो जी बताया करते थे हम, जब मैं वकालत करता था हिसार में तब, कि भी ऐसे ऐसे तो साहब ऑल राउंडर थे वो, ऑल राउंडर। उनकी जो हाई जंप था वो आज तक का रिकॉर्ड है गवर्नमेंट कॉलेज का हिसार का, अभी तक कोई बीट नहीं कर सका उसको। तो उसके बाद फिर उन्होंने लॉ में एडमिशन ले लिया अपन दिल्ली यूनिवर्सिटी में।
तो वहाँ सर से वो ये उस समय आप देखिए कि शिक्षा उनकी बड़ी बता रहे कि कॉलेजेस में, नहीं तो हम उस समय सुनते थे बुजुर्गों से कि बस 5 पढ़ लिया, फिर डांगरा का पाड़ी बन गया था, तो मतलब परिवार आपका सामान्य ही था। हाँ बिल्कुल सामान्य था, नॉर्मल परिवार था। हमारे दादाजी गुजरे जब, तो 7th क्लास में थे फादर साहब। मेरे ताऊ जी और थे 5 बड़े थे सारे, लेकिन उन्होंने दुनियादारी देखी थी सबने। तो बड़े जो ताऊ जी थे वो वहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर फौज में रहे, तो उन्होंने स्वेज कैनाल के ऊपर भी वहाँ पे ड्यूटी थी उनकी उस टाइम। तो उन्होंने दुनिया देखी पूरी आज, और जिस वजह से उनको ये पता था एजुकेशन का क्या महत्व है। तो मेरे दादाजी जब भी घूमते थे, पहले ननकाना साहब जाते थे, कभी कहीं अमृतसर वगैरह, तो ही वो इसलिए फिर जब बीमार थे तो वो मेरे दादा ताऊ जी और को एक बोले कि इस जगन को पढ़ाना ज़रूर, तो उनके दिमाग में यह थी। फिर उन्होंने मेहनत करके फिर मेरे फादर साहब को पढ़ाया। और दिल्ली से वकालत की पढ़ाई करने गए हाँ, जगन्नाथ दिल्ली जी। से फिर ग्रेजुएशन के बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया लॉ में। वहाँ पढ़ते पढ़ते फिर उन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा। तो बता रहे थे, बोले मैंने 1.5 साल पहले तैयारी की लगातार। जितने भी गांव में जो परिचित थे इस हल्के के अंदर, सबको हमने चिट्ठियाँ लिखी कि भाई चुनाव लड़ना है अब की बार। और तो पार्टी तो कोई टिकट दे नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने चुनाव एज ए स्टूडेंट लीडर थे ही, तो चुनाव लड़ा। फिर चुनाव निर्दलीय तो शाम से चुनाव लड़ा। हाँ जी, निर्दलीय। और तो शाम जो है वो आरक्षित सीट उस समय भी नहीं थी और आज भी नहीं आज है। भी जनरल सीट है, उस टाइम भी आरक्षित नहीं थी। तो उस चुनाव में वो जीते। फिर 13 कैंडिडेट थे, और ख़ास बात ये रही कि भी 13 के 13 सीरियस कैंडिडेट थे, और सभी की जमानतें जब्त हुई। अरे वो चुनाव जीते, 6400 वोट आए थे। हाँ, पहला चुनाव था उनका वो। हाँ जी, हाँ जी। 25 साल 20 दिन की उम्र थी उनकी उस टाइम। और बंसीलाल जी जब एक्टिव हो गए थे इलाके में। चौई बंसीलाल इलाके में एक्टिव नहीं होते, वो इलेक्टे में तो थे, लेकिन वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में नहीं थे। 1960 में चौई बंसीलाल राज्यसभा के मेंबर बने थे। और आपके फादर साहब का पहला चुनाव था एज इलेक्टेड 1962 में। 1962 में था। हाँ जी, हाँ जी। चौई बंसीलाल ने चुनाव लड़ा 1967 में, पहला चुनाव। हाँ। तो शाम से, तो उस टाइम डिलिमिटेशन हो गई थी, तो बाणीखेड़ा रिजर्व बन गया था। तो फादर साहब ताजी को टिकट मिल गया था फिर कांग्रेस से। तो चुनाव लड़ा फिर 1967 में, तो वोट बन गए थे तो कांग्रेस से। और फिर पंडित भगतदयाल की सरकार बनी। फिर बात ये हो गए चौधरी देवलाल के साथ। अच्छा, सदा से आपके फादर साहब। हाँ। 1962 से ही वो चौधरी देवलाल के साथ रहे, और लगातार। तो चौधरी देवलाल तो कहा करते थे कि मेरा जो राजनीतिक लीगल हेयर है, जो भी मेरा चौथा बेटा जगन्नाथ है, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाइयाँ जो थी उस टाइम उन्होंने लड़ी। विधानसभा के अंदर भी चौधरी देवलाल के सर, ये प्रताप सिंह कैरो सीएम थे जब, उनके साथ जो युद्ध होता था, यानी कि जो भी लड़ाइयाँ चलती थी, आंदोलन होते थे, तो वो साथ रहते थे, हमेशा 24 घंटे साथ रहे चौधरी देवलाल के। और तब तक तो ये चौटाला साहब और एक्टिव नहीं थे पॉलिटिक्स में। वही थे, एक मनीराम जी थे फतेहाबाद से, और जो वो 2 जने साथ रहा करते थे। और जब कांग्रेस से विधायक बने भवानी खेड़ा से, तो तब ताऊ देवलाल से अलग होके चुनाव लड़ रहे थे वो? नहीं, तब तो चौधरी देवलाल भी इंडिपेंडेंट ही बने थे फतेहाबाद से 62 में तो। और तब तक तो पार्टियां होती नहीं थी, कोई सोशलिस्ट पार्टी को ऐसे यूं बना करते हैं। तो चौधरी देवलाल और वो बन के चले गए थे। तो भिवानी में 3 हल्के थे शायद उस टाइम। हिसार पार्लियामेंट, हिसार विधान डिस्ट्रिक्ट था वो, भिवानी उसका पार्ट था उस समय। हाँ जी, हाँ जी। तो जब भवानी खेड़ा से जीतते हैं जगन्नाथ जी, तो तब बंसीलाल जी की सरकार बनी थी उस समय? नहीं, पंडित भगवतदयाल जी की। अच्छा, भगवतदयाल जी की। तो वो पंडित भगवतदयाल जी की बनी 21 दिन की सरकार। और उसके बाद फिर राव वीरेंद्र जी आए सीएम, तो उनमें मिनिस्टर रहे वो। तो 11 महीने फिर उसमें वो सरकार चली। 68 में 1968 में फिर दोबारा चुनाव हुआ। तो वो फिर इन सब की टिकटें कट गई। तो कांग्रेस ने टिकट नहीं मिली। तो बाद में चौधरी देवलाल ने चुनाव शायद वहाँ से लड़ा था, तो वो हार गए थे। और फिर इन्होंने 71 में जब इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का, तो राव वीरेंद्र जी ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी।
तो लोकसभा का चुनाव फिर उन्होंने सिरसा से लड़ा था, ताऊ देवीलाल जी ने, जो जगन्नाथ जी ने, अच्छा जगन्नाथ पिताजी जी ने सिरसा से, हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, सिरसा पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था उस टाइम दलबीर सिंह जी के खिलाफ। कांग्रेस से थे दलबीर सिंह जी, और गरीबी हटाओ का नारा था, तो कांग्रेस की स्वीप, क्लीन स्वीप था। फिर उसके बाद 1972 में जब चुनाव इलेक्शन आया विधानसभा का, फिर फॉर्म तो भरा था रोडी से और वानीखेड़ा से, लेकिन बाद में देवलाल ने कहा कि भाई तो शाम से लड़ना है इलेक्शन। तो देवलाल ने आदमपुर से और तो शाम से इलेक्शन लड़ा फिर इंडिपेंडेंट, तो उसमें साथ रहो। फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया और फिर देवलाल के साथ है वो तो शाम हल्के में मदद की फिर उन्होंने, तो वह साथ रहे। फिर उसके बाद फिर बंसीलाल 1968 में बन गए सीएम, तो फिर डायरेक्ट लड़ाई होगी। तो हिसार के अंदर तो सबसे ज़्यादा गर्मी थी, भिवानी ज़िले में, तो भिवानी एक क्षेत्र में। तो मेरी मदर थी टीचर, 1962 में जेबीटी टीचर लग गई थी वो, तो वो भी फ्रीडम फाइटर की बेटी थी। मेरे नाना जी मामा जी फ्रीडम फाइटर रहे दुलेड़ा गांव से, उस गांव में 3 फ्रीडम फाइटर रहे, वो तीनों वो रहे। और उसके बाद फिर उन्होंने ये आंदोलन हो गया कि ये एट्रोसिटी हुई एक परिवार के ऊपर रिवासा में। तो रिवासा में जब थाने के अंदर भाई बहन के ऊपर विभत्स अत्याचार किया गया, तो उन्होंने ये उठाया। सर जैसे मैं पढ़ती हूँ इस कांड के बारे में, तो ऐसा बताते हैं कि वो जो सुरेंद्र सिंह थे बंसीलाल जी के बेटे, वो चाहते थे कि कोई उभरे ना उनके जैसा नेता। क्या सच है ये बातें? वो तो पहले उभर चुके थे, जो जगन्नाथ और तो हिरानंद आर्या जी थे, एमएलए बन चुके थे 67 में, तो लोहारू बना जब। जो टेकराम थे मुंडाल से, आसी से एमएलए बने थे 62 में, और सागरराम गुप्ता जी थे भिवानी से एमएलए बने थे 62 में। तो वो लोग विरोध में ही थे सारे, इनके सारे बंसीलाल जी के विरोध में थे। हाँ, तो वो तो ये स्ट्रॉन्ग क्या था विरोध सर, में थे। जैसे रिवासा कांड क्या था? रिवासा कांड में तो कोई इनका झगड़ा हो गया था बंसीलाल की बेटी का और इनका, उस वजह से कॉलेज का मसला था कोई। तब उनको रिवासा का वो था टेक्सन, उनको उठा के, उनके परिवार के बच्चों को उठा के, उनकी बहन को उठाया, फिर पुलिस ने टॉर्चर किया उनको थाने में ले जाके। आमने सामने उनके कपड़े उतार दिए पुलिस ने, उनको कहा तुम देखो। ये जब मैं छोटा था जब, तो ये जलसे होते थे लोड बाज़ार में जलसे होते थे, पार्क रोडीमल पार्क बैक साइड में पड़ता था हमारे घर के, तो वहाँ पे हम सुनते थे, सारा देखते थे। उनका जो जिनकी बहन थी, जो भाई था, उन्होंने अपना संस्मरण सुनाते थे वो पब्लिक को कि ऐसा ऐसा हमारे साथ किया गया। तो वो फिर बहुत पूरे स्टेट के अंदर, पूरे देश के अंदर वो आवाज़ उठी फिर उसकी। तो फिर फादर साहब ने उसको लीड किया पूरा। तो ठाकुर बीर सिंह जी को भी उस हाथ में जोड़ा, और ये हिरानंद आर्या जी थे, धर्म सिंह कासनी थे, और कॉमरेड भले राम थे, और पूरे जो लोकल जो भी कुछ एक लोग होते थे। ऐसे हालात थे उसमें, 9-10 जने होते थे, जुलूस निकालते थे शहर में, तो केवल 300 पुलिस होती थी, वो 9-10 जने शहर के अंदर जुलूस निकालते उस टाइम। लोगों की हिम्मत नहीं होती थी, तो आवाज़ उठाते थे विरोध में। और उसमें ये क्या कारण थे सर कि जो इस तरह किया? बस वो टेरर कायम करने के लिए कि भाई ये तुमने एक मुख्यमंत्री की बेटी के साथ को छेड़खानी क्यों की, कमेंट्स कर दिया कोई उसने। अच्छा, कुछ इस तरह वाली बात हुई थी। तो वो उसने लगा के भी कमेंट कर दिया मेरे साथ, तो इसने इस तरह हो गया। हाँ, तो पुलिस ने अपने आप, पुलिस तो फिर पुलिस है, तो नॉर्मल उस टाइम टॉर्चर किया उन्होंने बुरी तरह से उसको। तो ये ऐसी स्थिति आई। फिर जब उनके ऊपर ये वाली बात आई, तब पूरे देश के अंदर से, बंगाल से भी लीडर आए, चरण सिंह आए, और देवलाल और जितने भी थे सारे नेता पूरे हिंदुस्तान के, ज्योति बसु भी आए, ज्योति बसु। तो ये सारे नेताओं ने जब आए, तो ये पूरे देश का मसला बन गया फिर उसमें। तो ये चौधरी बंसीलाल जी की बेटी कॉलेज जा रही थी, उन पर कोई टिप्पणी होती है तब ये हुआ था ये मामला। वेस्ट कॉलेज में पढ़ती थी वो। तब ये मामला हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। तो जिन्होंने टिप्पणी की उनकी उनके माता, परिवार के, ऐसा जो उसको लगा, उनको लगा रिवासा पास ही पड़ता है, तो शाम हल्के में ही पड़ता है गाँव, उस गाँव से थे वो राजपूत। तो फिर राजपूत समाज की ओर से विरोध हुआ इस बात का? राजपूत समाज से हमेशा विरोध रहा। फिर
जबरदस्त। ठाकुर वीर सिंह हमेशा खिलाफ रहे ठाकुर वीर बंसीलाल सिंह जी भी के। उस टाइम आए, पहले चौधरी बंसीलाल के साथ थे वो। इस रिवासा कांड जब हुआ तब वो आए उसमें साथ में। यानी राजपूत विरोध में। वोट बैंक जो बंसीलाल जी के हिस्से था वो सारा छिटक गया उस समय। जी जी बिल्कुल। तो उसमें चौधरी बंसीलाल फिर ये आ गया ना भाई, तानाशाही है, पुलिस अच्छा आवाज़ उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, ज़बरदस्त तरीके से टेरर होता था, उठा उठा के ले जाते थे। मेरे तक कज़न थे दयानंद, और कल ही हम बैठे थे वहाँ पे, बाबू अजीत सिंह होते थे और सीनियर लीडर जितने वकील थे, तो उनका पता ही नहीं लगता था महीने महीने तक कहाँ पे हैं क्या है। ऐसा टॉर्चर होता है। हाँ जी हाँ जी। न तो मीडिया था, न कोई आप कंट्रोल कर सकते थे, न पता लगता था। तो ऐसे हालात रहे वहाँ पे। और दिल्ली तो उसको लीड किया फिर उन्होंने, फादर साहब ने, हर चीज़ में। तो तानाशाही एट्रोसिटीज़ के खिलाफ, तो उससे के लोगों के वहाँ पे भय निकल गया लोगों का। जब फिर इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी में वो जेल में रहे फिर। 25 जून को 1977 में इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी में फिर हिसार जेल में रहे वो सारे, जो चौटाला साहब और जितने भी लीडर थे सारे। और जगन्नाथ जी कितने नेताओं के कैबिनेट में रहे सर? वो रहे राव वीरेंद्र सिंह जी के साथ रहे, चौधरी देवलाल के साथ रहे, 2 चौधरी भजनलाल के साथ 3 रहे, और उसके बाद बीडी गुप्ता जी के साथ, 4 सीएम मास्टर कमसी सिंह के साथ, 5 हुकमचंद जी हाँ मास्टर कम सिंह जी भिवानी दादरी से बनते थे। दादरी से थे। उनकी सरकार कितने दिन चली थी सर? उनकी 7-8 महीने चली थी। 7-8 महीने चली थी। ये दौर क्या वो था? दौर 87 से लेकर 90 तक का दौर था वो। तो जिसमें ये महम कांड हुआ था उस समय। महम कांड हुआ था, उस वजह से फिर चौटाला साहब ने ओथली, फिर बाद में ये ऊपर जो केंद्र सरकार में वीपी सिंह और थे, उन्होंने फिर विरोध किया कि भाई ये उठ गया था ना, महम का विषय बहुत ज़्यादा उठ गया था। तो उस वजह से फिर उनका रिज़ाइन करवाया। रिज़ाइन करवाने से फिर पहले तो बीडी गुप्ता जी को बनाया, फिर दोबारा फिर एक इलेक्शन, बाई इलेक्शन हुआ। तो उस इलेक्शन के अंदर महम का ही बाई इलेक्शन जब हुआ, फिर वो कंट्रामेंड हो गया इलेक्शन। तो बाद में फिर मास्टर कम सिंह जी को बनाया। फिर मास्टर कम सिंह जी फिर रहे अप्रैल तक, 90 तक सीएम। फिर चौटाला साहब ने ली 3-4 दिन फिर वो रहे दोबारा। फिर उन्होंने कह दिया कि हम डिसमिस करेंगे सरकार को, तो रिज़ाइन कर दिया। तो रिजॉल्व करके फिर असेंबली भंग होगी फिर। और हुकमचंद जी के बाद मैं कहूँ कि कोई और सीएम जिनके साथ वो कैबिनेट में थे? हाँ, चाहे बंसीलाल के साथ, बंसीलाल जी के साथ 96 में। तो कुल मिला के 6 सीएम के साथ वो कैबिनेट में थे। हाँ जी। और 1996 में वो बंसीलाल जी के साथ थे, तो रिवासा कांड में वो बंसीलाल के खिलाफ थे। तो ऐसे कभी वार्ता चर्चा होती थी कि आप तो खिलाफत में थे? पॉलिटिकल ये बात थी तो, और हालात ऐसे हो गए थे भाई। 1991 में इलेक्शन पार्टी टूट गई थी चौधरी बंसीलाल की। तो उस वक्त तो रसातल पे थी पार्टी, न वो सरकार में थे न और कुछ थे। तब एक यही था कि भाई उन्होंने यही कहा कि भाई अपने इलाके का धर्म बनता है कि भाई हम सारे इकट्ठे हो गए लड़ाई लड़ें ताकि सरकार बने हमारी। और वो तो पुरानी एक ये उनकी जो लड़ाई होती थी राजनीतिक थी, जैसे वकीलों की होती है। वो खुद वकील थे, सुरेंद्र सिंह जी वकील थे, कोर्ट में आते जाते थे। तो मतलब भिवानी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता था कि भाई आप ये उस टाइप की ताना जो राइवलरी थी जैसे आजकल गोलियां चलती हैं और चलती हैं, ऐसा कुछ नहीं था। और हालात बदलते रहते हैं पॉलिटिक्स के। अब मैं बंसीलाल जी का एक स्पीच सुन रही थी। वो कह रहे थे भाई मैं गांव का देहाती आदमी हूँ। और वह किस्सा भी बताया जब उन्होंने पहली बार पंखा चलते देखा तो उन्होंने पूछा कि भाई यो किस तरह चल रहा है, अपने आप ही घूमने लग रही है पंखुड़ी। तो वो उतने ही सरल सहज व्यक्ति रहे उस समय। हाँ, तो चौधरी बंसीलाल 1946 में तो सेक्रेटरी थे, लोहारू रियासत थी, उसके अंदर सचिव होते थे नवाब के। बाद में उन्होंने पढ़ाई की, फिर वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गए थे वहाँ पे, इसके क्या कहते हैं कांग्रेस के। और जब उनका जब सीएम बने तब जब मैं बता रहे थे कि ऐसे हालात हो गए थे कि भाई कोई आदमी बाहर नहीं निकलता था। तब फादर साहब और चौधरी धर्म सिंह कासनी ने कहा, हिसार गए वो कॉलेजेस में। तो डीएन कॉलेज में ओम प्रकाश सियाग बता रहे थे कि वो आए न बोले भाई भिवानी के लोगों की हिम्मत नहीं है बाहर निकलने की, अगर तुम में है तो आ जाओ।
अगर आप लोगों में। फिर वो बात की बताया कि भाई जो जगन्नाथ हैं ये रिवासा कांड में लड़ाई लड़ रहे हैं बड़ी, और ऐसे MLA रहे हैं, यहाँ स्टूडेंट भी रहे हैं, सारी चीज़। तो उन्होंने कहा कि हम अगले दिन बतावाएं जी। फिर नेक्स्ट डे फिर वो गए गवर्नमेंट कॉलेज में, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स से अपील की। तो स्टूडेंट्स बोले कितने एक बालक चाहिए जी आपने? तो उन्होंने बोले भाई बालक हमने चाहिए 60-70 हो जाओ तो फिर हम जब कर दें काम। हाँ। तो शाह साहब बता रहे थे, इन्हें बोला कि हमने फिर अगले दिन बातचीत करके बताया कि जी बात है यार, हमने साधन को नहीं मार दो रहे जानने उड़े भिवानी जाएंगे कैसे। तब इन्होंने फिर वहाँ पे इस रेलवे वालों से बात की, कर्मचारियों से, वो स्ट्राइक पे बैठे थे। तो उनको बताया तो उन्होंने बोले भी हम यहाँ से चढ़ा देंगे और वहाँ उतर जाएंगे और वहाँ से वापस आएंगे और यहाँ तक हमको दिक्कत नहीं आने देंगे। तो वहाँ बोले ठीक है। अगले दिन तय हो गया, सुबह सुबह वो ट्रेन से बैठे और जब जो जगन्नाथ हीरानंदारिया जी और वो सारे रिसीव करने के लिए वहाँ भिवानी स्टेशन पर खड़े थे। तो 450 बच्चे लड़के आए जी उसमें, हिसार से ट्रेन में बैठ के। हाँ। और तब उन्होंने चले वहाँ से, फिर पूरे बाजार में, पूरे भिवानी के जितनी भी गलियाँ थी सभी में जुलूस निकाला ज़बरदस्त बंसीलाल जी के खिलाफ। हाँ, नारे लगाते हुए। और फिर वो लॉर्ड चौकटे में स्पीच दी फिर उन्होंने। मतलब वहाँ पे पहले वहीं मीटिंग होती थी, राजपूतों का जब बेल्ट है वो, तो वहाँ पे इकट्ठे होते थे लोग सारे। मीटिंग, पब्लिक मीटिंग जो होती थी वहाँ होती थी लॉर्ड बाजार में। फिर पार्क में आ गए, क्रोडिवल पार्क में, रेलवे स्टेशन के पास बड़ा पार्क, जहाँ बड़ी रैलियाँ होती रही हैं। उस रैली में वहाँ पे फिर उन्होंने स्पीच दी फादर साहब ने मजबूत सी। फिर शाम को उनको सी ऑफ किया, फिर वहाँ से ट्रेन से बिठाया। तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि शहर के अंदर इतने लोग कहाँ से आ गए भाई, बालक। उन्हीं की ड्यूटी फिर बाद में 1977 में जब इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का, चंद्रावती जी ने चुनाव लड़ा लोकसभा का, और तब लोग निकल नहीं रहे थे। और तोशाम में बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी, मतलब तोशाम CM का हल्का था, तो वहाँ पे जो उनके आसपास, गोलागढ़ भी तोशाम में पड़ा है उनका गांव CM, तो वहाँ पे आसपास गांव में एजेंट ही नहीं बनते थे। वो सारे एजेंट बने फिर वहाँ पे, वो जो 400 गए थे तो उनको एक कॉमरेड वगैरह सारे थे। तो उन्होंने फिर मजबूती से उसको डिफेंड किया और चौबंसी लाल के इलाके में भी वोट डाला लोगों ने पहली। और चंद्रावती जी जीत गई थी। चंद्रावती जीती 1,64,000 वोट हाँ, से। बंसीलाल जी के खिलाफ चुनाव लड़ा। हाँ जी। और शायद मैं कहूँ कि चंद्रावती जी पहली महिला विधायक बनी थी उस समय। वो बनी थी 57 में बनी थी। वो भी लॉ ग्रेजुएट थी, वकील थी। तो उस समय महिलाओं में मैं कहूँ कि चंद्रावती जी शायद कोई, हाँ, और शायद हरियाणा में तो मैं कहूँ कि पहली महिला थी उस समय जो चुनाव लड़ रही थी। हाँ जी, शारदा रानी भी थी शायद, और भी थी। लेकिन चंद्रावती जी ने जो इलेक्शन लड़ा उस टाइम 62 में नस्तंत्र में, वो थी असली क्रांति। तब 1 महीने के बाद काउंटिंग हुई थी, 1.5 महीने बाद। अच्छा। और 1 महीने बाद पोलिंग के बाद लोग जो बूथ थे ना जी, मतलब जहाँ पे स्टोर किया गया था मत पेटियों को, पूरे रात पहरा देते थे लोग। तो सारे। शाम में, तो शाम भिवानी हर जगह जहाँ पे भी वो पोलिंग डब्बे थे, हमें कहीं चेंज ना कर लें। एक कबूतर भी उड़ता था तो भी लोग सारे खड़े हो जाया करते सारे। और जब बंसीलाल जी हारे तो सर कैसा माहौल था उस समय? उस टाइम बहुत मतलब जबरदस्त माहौल था। बच्चा क्या करता है, मतलब नसबंदी के 3 जलाल, इंदिरा संजय बंसीलाल, ये नारे लाया करते बालक थे ये नारा। और मतलब लोग फर्स्ट टाइम रिवोल्यूशन हुआ था ना एक किस्म का जी। वरना 1947 से लेके 47 के बाद से लेके 77 तक कोई सत्ता में बदलाव तो कभी हुआ ही नहीं था ना, कांग्रेस ही चली आ रही थी। तो वो जो फीलिंग थी, जो ये क्रांति की फीलिंग थी, रेवोल्यूशन आ गया उसके बाद लोगों में खुल गए लोग। फिर पहले तवे रहा करते थे भाई क्या पता नहीं क्या होगा। उसके बाद इस इलेक्शन के बाद 77 के बाद हर आदमी खुल के बोलने लग गया, भय निकल गया उनका। तो क्योंकि दंड का और सत्ता का भय जो होता है वो तो होता था पहले, वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद फिर चोई बंसीलाल को जेल गए तो उस तो और ज़्यादा खत्म हो गया। बंसीलाल जी जेल किस विषय में और कैसे गए थे? बस वो उनके ऊपर चार्जेस लगाए थे करप्शन के और चीज़ों के। शाह कमीशन बैठा था उनके खिलाफ, तब वो
एक दिन के वो जेल गए थे फिर उसमें, मात्र एक दिन के लिए? 1 या 2 दिन, हाँ 1 ही दिन के लिए गए थे, बाद में बेल हो गई थी उनकी हम्म। केस में। और एक किस्सा ये भी बताया गया था, बंसीलाल जी ने देवीलाल जी को हथकड़ी लगाई थी, या देवीलाल जी ने बंसीलाल जी को हथकड़ी लगाई थी, कुछ इस तरह का। बंसीलाल हरकत और देवलाल और पिताजी हरकत रोज जला गया करती हथकड़ी। उस टाइम तो जो इतने थे इनके ऊपर तो ये आरोप भी चलाया करते, पिप्पा चोर लिया चून का, किसी कहने कुल्फी ठाली रेडी। ये नेता आपस में आरोप लगाते नहीं, थे? सरकार मुकदमे बनाती थी ना उनके ऊपर, फादर साहब और इनके ऊपर इस टाइप के केसेस बना दिया करते हैं ना, जो बंसीलाल जी के खिलाफ थे उनके ऊपर। हाँ उनके ऊपर। तो ये जो 70 से लेके 77 तक का जो 75 तक का जो रेजिम है 5 साल का, उसमें ये रोज होती थी चीजें। और केस किस किस तरह के? यही छोटे छोटे केस बना दिया करते, अंदर चले जाओ, ठीक से जमानत को नहीं हो, कई दिन तक चल नहीं जाएगा, इस टाइप का मसला था ये सारा। देवीलाल जी को भी हथकड़ी लगा के मार्केट में घुमाया था, कुछ इस तरह वाली बात? बंसीलाल जी को घुमाया था। अच्छा, बंसीलाल जी को देवीलाल जी ने घुमाया था? देवीलाल जी सीएम बन गए थे उस टाइम। हाँ। जो देवलाल सीएम बन गए थे तब उनको आदेश हुआ था, फिर बंसीलाल जी को हथकड़ी लगा के घंटाघर से और कोर्ट तक लाया गया था। तो बंसीलाल जी ने कहा कि मेरी डाइंग डिक्लेरेशन लिखो, ये मेरे को मार सकते हैं, ये है ऐसा वैसा है। तो वो मतलब भयभीत थे उस टाइम पूरी तरह से। इस तरह की प्रतिद्वंद्विता थे उस समय। हाँ। तो देवीलाल जी तो ठाडे अच्छों में रह रहे थे, मतलब बंसीलाल जी के खिलाफ थे। हाँ, तो उस टाइम ये तो जो देवलाल और तो पॉलिटिकल बात थी ना जी, जो उन्होंने तानाशाही करी, एट्रोसिटीज करी लोगों के ऊपर, और जो करप्शन के चार्जेस थे और थे। अब 100 एमपीज ने लिख के दिया था, जो बंसीलाल ने खंबे जो इलेक्ट्रिक पोल थे वो परचेज किए थे, जो पंजाब ने 50-51 रुपए में रिजेक्ट कर दिए थे, वो इन्होंने यहाँ पे खरीदे गए थे 60-62 रुपए में पर पोल बिजली के, जब इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा था हरियाणा में। तो उसमें फिर 100 एमपीज ने लिख के दिया, तो वो फिर एक कमीशन बैठा। बाद में जो सत्ता में वो नज़दीक हो गए प्राइम मिनिस्टर के, तो फिर वो खत्म हो गया केस। और फिर जैसे जगन्नाथ जी जो है वो शायद 2001 में दुनिया छोड़ के गई। हाँ जी, हाँ जी। तो उनका आखिरी जो चुनाव है वो बंसीलाल जी के साथ ही था? नहीं, लास्ट चुनाव था उनका कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से। और सन कौन सा सर? सन 2000 में इलेक्शन हुआ था विधानसभा का। 2000 में जब चुनाव हुआ विधानसभा का, तो उसके बाद फिर वो 26 जनवरी और 2001 में गुजर गए थे। हाँ, एक बात और थी खास, बताएं। वो हर जलसे में ये कहा करते भाई मेरा नाम है, मैं हूँ जगन्नाथ, और आप न्यू ही नहीं मरांगे चलते फिरते, बोला जिस दिन मरांगे ना उस दिन धरती हाल लगी। और जब 26 जनवरी को जब सुबह डेथ हुई उनकी, तो अर्थक्वेक आया था, भुज वाला क्वेक आया था पूरे इंडिया में। तो हमारे गांव में भी बुजुर्ग आदमी ने कहा था यो जगन्नाथ न्यू कौन मरा, यो कि मैंने यो मरा को धरती हाल लगी, क्योंकि वो हर सत्ता में रहे, सरकारें बनाई, सरकार जब मुख्यमंत्रियों से नहीं बनी तब वो रिज़ाइन किया। फिर उन्होंने देवलाल से की सरकार से भी रिज़ाइन किया 77 में वाटर के इशू पे, और बंसीलाल से भी फिर ये पानी के इशू पे मुठभेड़ हुई उनकी, तभी रिज़ाइन हुआ। तो हमेशा वो रिज़ाइन कर देते थे मिनिस्ट्री से और लड़ाई लड़ते थे पूरी फिर पब्लिक की। इसलिए वो आज भी 26 साल हो गए, कहीं भी जाते हैं तो हम याद करते हैं लोग। चाहे प्रताप सिंह, अभय चौटाला ये कह रहे थे, ये बोले जितने दोस्त हर गांव के अंदर हरियाणा में, चाहे जगन्नाथ के हुए हैं ना पर्सनल दोस्त, आज तक किसी के नहीं हुए। फिर वो उनकी लेगेसी सर फिर आप भाई बंधुआ ने क्यों ना आगे बढ़ाई? हम तो लाग रहे हैं जी, बाकी तो जैसे चुनाव लड़ना या फिर इस तरीके से, तो वो पहले तो हालात ऐसे बदल गए, जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी हमारी वो डिलिमिटेशन में चली गई। फिर हमारे 43-45 गांव, 60 में से 45 गांव तो टूट के चले गए, जिसमें से 18 गांव लोहारू में चले गए, 5 गांव तो शाम में चले गए, 3 गांव हांसी में चले गए, और नलवा में चले गए 20 गांव। तो ये जो गांव चले गए, फिर दूसरे ये रोहतक जिले के गांव आ गए, खरक कलंगा वगैरह, ये वो, फिर तो पॉलिटिक्स भी चेंज होगी वैसे। तो चुनाव लड़ा तो फिर उसमें कोई बात अभी हुआ नहीं, लेकिन वो जो हमारे फादर साहब ये कहते थे जनता की लड़ाई लड़नी चाहिए, पब्लिक लीडर बनना चाहिए, एमएलए मंत्री बनना तो चांस की बात होती है। तो जब मैंने ये पानी का विषय पे रिसर्च किया और SYL के ऊपर जो वे आउट निकाला उसका, तो वे आउट निकालने के बाद जब मैं पब्लिक में गया, अब मैं दिल्ली जाता हूँ
तो एहसास होता है कि ही वॉज राइट, क्यों लोग किसी को याद करते हैं। जैसे आपने ये समाधान दिया सर कि एसवाईएल का पानी वाया हिमाचल हरियाणा में हम लेकर आ सकते हैं। जी जी। अब एक और मुद्दा इस समय मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे जो गांव हैं वो जल भराव से बिल्कुल त्रस्त हैं। आप हिसार साइड में देखें सर, भिवानी के भी कुछ सांगवान या कुछ इस तरह वाले कई गांव और देखें जिनमें पानी खड़ा है। अब आप सोचे कि क्यों नहीं होता, मतलब इस तरह वाली चीज़ का समाधान के गाँव में पानी घुस जाता है, वो 10-10, 12-12 दिन तक वो पानी खड़ा रहता है। तो क्या किया जाना चाहिए सर, कोई सलाह उसका मशवरा? रीज़न ये है कि प्री इंडिपेंडेंस जो ब्रिटिश अंग्रेज़ जो सड़क बनाते थे, नहर बनाते थे, पुल बनाते थे, वो जो पानी का जो फ्लो है उसको मद्देनज़र रख के ना वो चैनल छोड़ते थे, नीचे से रास्ते छोड़ते थे पानी के। और अब जो कहीं भी चला जाए हाईवेज बन रहे हैं और कुछ बन रहे हैं, वो हाईवेज ही बन रहे हैं, बीच में से उनका पानी जो नेचुरल रास्ता है नीचे जाने का, जो फ्लो है पानी का, उस फ्लो को ध्यान में नहीं रखते, उस वजह से पानी ब्लॉक हो जाता है सारा। अब हर जगह यही हालात हैं। अभी मैं पीछे हम गए थे कालका, कालका में सरसा नदी निकलती है, सरसा नदी कीरतपुर साहब जाती है, जो कि इसकी सबसे कंट्रीब्यूट करती है सतलुज नदी में पानी। हरियाणा का जो हरियाणा जो है वो कंट्रीब्यूट करता है सतलुज नदी को। जो पंजाब वाले कहते हैं ना राइपेरियन इशू है, राइपेरियन तो हम तो कंट्रीब्यूट करते हैं, बेसिन है हम तो उसका। तो उस नदी का ये बता रहे थे वहाँ गांव वाले, खोखर गांव में गए हम जब, ये बोला जी जब से ये पुल बना है न, ये हाईवे बना है शिमला का चंडीगढ़ का, तो उससे पहले तक हम फ्लो चलता था पानी नदी का और उसमें खड़े नहीं हो सकते थे। अब पानी नहीं आता है क्योंकि उन्होंने ना नीचे रास्ता नहीं छोड़ा उसमें। और यही सभी इसमें है कि मेजर फॉल्ट है। अंग्रेज़ों के पुल क्यों नहीं टूटते हैं, देख लो ना, कोई पुल नहीं टूटे आज तक, और हमारे वाले 3 दिन में टूट जाए, जैसे ही बारिश आई टूट गए। पठानकोट टूट गया, बिहार टूट गया, ये हो गया। वो टूटने का कारण ये है कि वो जो बेसिक जो चीज़ है उसके ऊपर नहीं उन्होंने फंडामेंटल्स को पे काम किया। वो तो बस बना देते हैं ठेकेदार, तो बड़ी तेज़ी से बनाओ, मशीन लगाओ, चलाओ। अब 200 से 150 200 साल पुराने पुल हैं, वो तो बड़े हैं यूँ कहीं, वो नहीं टूट रहे कहीं पे भी। वहाँ लैंडस्लाइड भी नहीं हो रहे, सिर्फ लैंडस्लाइड वहीं हो रहे जहाँ पे नई सड़कें बना रहे हो और ये कर रहे हो। वो नीचे ब्लास्टिंग करके तोड़ देते हैं, ऊपर से फिर खाली, नीचे खाली हो जाती है जगह, ऊपर से फिर वो लैंडस्लाइड होता है सारा, फिर इसलिए ये ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहे हैं सारे। तो अपने हरियाणा में सर, जैसे मैं इन गांव में गई थी, हाँ, मेजर रीज़न यही है। मैं आप जो गाँव में गए थे ना, कि गाँव के लोगों ने भी, गाँव के भी सड़कें ऊंची होगी। वो ये बता रहे थे कि एक गांव दूसरे गांव में पानी छोड़ दे, दूसरा तीसरे में छोड़ दे, वो पानी हम कित भेजा। पानी का जो ड्रेनेज है ना हमारे हरियाणा का, वो अम्बाला से लेके अम्बाला, जींद, कैथल, भिवानी और हिसार और ये बीकानेर, ऐसे फ्लो है इसका, पश्चिम की तरफ जाता है पानी सारा। उसमें कहीं भी कोई रुकावट करेगा तो यही नतीजा होगा जी। अब गांव के अंदर क्या है कि पहले बात तो गांव के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मकान नीचे हैं, सड़कें ऊंची होगी, गलियां भी ऊंची हैं, तो पानी वहीं भर जाता है फिर। और जो बंद बना रखे हैं और कुछ बना रखे हैं, बनाते हैं लोग, और फ्लो है उसको रोक लेते हैं। वो रोकने की वजह से पानी आगे नहीं जाता। नेचुरल फ्लो को अगर इग्नोर करोगे तो पानी तो रुकता नहीं है, इसलिए पानी चलता है। ये भिवानी में भी ऐसा हुआ, दनाना, तालू, मंडाल, जताई। अब वो ड्रेन बनाई थी, वो ड्रेन छोटी पड़ गई, ड्रेन ओवरफ्लो होगी तो सागवन, रिवासा, दांग, जितने भी गाँव हैं ये फ्लडेड हो गए सारे। इसलिए तो नेचुरल जो रास्ता है हमारा, पहले यूँ कहा करते बलियाली गाँव, भिवानी गाँव, जो भिवानी का जो पुराने टाइम में हल है ना जी, हल जो कृषि का सामान था, जब बाढ़ आती थी तो नलवा कुआरी मिला करते जाके ने, इतनी दूर जाया करते थे। हाँ, इतना पानी होया करता था। पानी जब चलता था तो तैर के चले जाते थे, लकड़ी का साथ, लकड़ी जो हल जो बाया करते हुआ है। कल ही मैं बैठा था बलियाली में, बता रहे थे, बोले हमारे जो हल थे बुआनी खेड़ा वाले, बोले हमारे वहाँ नलवा कुआरी मिला करते जाके, हिसार जिले में पड़ता है, वहाँ से 50 किलोमीटर के करीब। तो यानी कि नेचुरल जो फ्लो को हम रोक देते हैं, वो वही सबसे बड़ा मेजर रीज़न है। गांव है, हम अपने को सेव कर लिया, लेकिन उसका रास्ते का हमने ही रास्ता बनाया नहीं उसका। अब ड्रेनेज जो बनाई है उनकी सफाई नहीं होती टाइम पे, ना सफाई होने के बाद वो ओवरफ्लो हो जाते हैं। तो नेचुरल जो फ्लो है उसको हम रोकेंगे। अब यमुना का है, यमुना नदी जो है जी, यमुना का चलता है ईस्ट की तरफ, और रेवाड़ी से साहिबी नदी जो आती थी, रेवाड़ी से ये इधर गुड़गांव से नजफगढ़ से यमुना में जाता है वो पानी। अब वहाँ रोक लेते हैं तो वहाँ फ्लड आ जाता है। इसलिए
अब गुड़गांव के अंदर नेचुरल जो फ्लो था वो रोक रखा है, रोक लेते हैं। नेचुरल फ्लो रोकने की वजह से गुड़गांव में सारा वाटर लॉक्ड हो गया। सर यहाँ तो 10 मिनट की बारिश है, सड़कें पानी से भरी दिखती हैं गुड़गांव इसलिए में तो। रुकती है ना, नेचुरल जो फ्लो है उसका, उसको रोक रखा है इन्होंने। नजफगढ़ में झील थी और थी सारी, तो वो वहाँ पे रोकते चले गए सारे, डैम बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, लेकिन उस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि नेचुरल जो पानी है का फ्लो है, जो अर्थ का जो फ्लो है, वो तो उसको रोकेंगे तो फिर पानी डिस्टर्ब तो होगा ही है। यही प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर लो लाइंग एरियाज के अंदर कॉलोनीज कट गई, गांव के अंदर जो तालाब जितने थे उनको बंद कर दिया, तालाबों के अंदर मकान बन गए। या हेरले हैं लोग हैं। हाँ, वो घेर लिया। जो 33 एकड़ का जो प्लाट तालाब था वो 4 एकड़ का रह गया एक किस्म से। तो पानी तो उस तालाब में ही आएगा ना जी, फ्लो है वहाँ पे। हर शहर के अंदर ये प्रॉब्लम है कि जो बेसिक जो पुराने टाइम के जो तालाब थे, जोड़ थे और थे, वो उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किए। अभी भी ये 850 करोड़ रुपए अटल भूजल योजना आई थी, वो तो कहीं भी नज़र नहीं आ रही। उन्होंने कहा था कि हम कुंड बनाएंगे, उससे बारिश का पानी होगा उसको यूटिलाइज करेंगे, उसका फ्लो करेंगे, उसको उसके बाद जब बारिश नहीं होगी उस सीज़न के अंदर उसको यूटिलाइज करेंगे। कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। आप देख लो आपके पूरे स्टेट में, यानी कि बस वो यूटिलाइज कर बिल बनाए, बस ख़त्म कहानी। और जैसे जो फंड हो गए, पीएम केयर फंड हो गया या फ्लड रिलीफ फंड हो गए, इस तरह वाले फंड्स भी हमें दिखते ही नहीं कहीं। हाँ, तो ये अब इसका बोर्ड बना रखा है भूजल योजना का, अटल भूजल योजना बोर्ड बना रखी है पूरा। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने, विलेज वाइज स्कीम थी ये। अपने हरियाणा में भी, हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, हरियाणा में आई है ये स्कीम। उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने 850 करोड़ रुपए दिए। और वो 850 करोड़ के लिए उन्होंने वहाँ पे जमीन पे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। इसी सरकार में दिए सर। इसी सरकार में। और पानी तो खड़ा है, इसलिए खड़ा ना, कहाँ यूटिलाइज हो रहा है। तालाब बनाने थे, हाई कोर्ट ने भी कह रखा है कि अभी जितने भी तालाब थे, पॉन्ड्स थे पूरे इंडिया हरियाणा के अंदर, सभी विलेजेस के अंदर, उनको दोबारा से पुनर्जीवित किया जाए ताकि फिर इकोसिस्टम और बना रहे। तो ये चीज़ें ख़त्म होगी, नहरें ख़त्म हो गई। अब आप कहीं पे भी जाओगे, आप देखना नज़र मार के, पुराने जितने भी गांव के अंदर आपको मिलेंगे सड़कें, उनमें तो आपको मिलेगी नीचे से पानी निकासी का। नए जितने भी हाईवे बने हैं कहीं पे भी नहीं आई है। उसी का रीज़न है ये कि भाई पानी ब्लॉक हो जाता है, गांव एक दूसरे को फिर काटते रहते हैं, फिर झगड़े होते हैं। अब पीछे गुराना और उसमें खानपुर में झगड़ा हो रहा था, आपस में पत्थरबाजी हुई लोगों की। काफ़ी गाँवों के अंदर ये हो रहा है। तो इसका क्या समाधान हो सर? समाधान तो सरकार के लिए आसान है। वो अपने वो जो चैनल बना दे, वहाँ पे पता है सोर्स क्या है वाटर का, पानी कहाँ जाएगा, नेचुरल पानी कहाँ जाएगा। अब जो करनाल 1337 में फिरोज शाह तुगलक ने नहर बनाई यमुना से नौर भादरा तक, तो वो नेचुरल फ्लो था ना जी। चतंग बोलते हैं जिसको, चतंग नहर बोलते हैं। ये राजली, राय, जो गांव डूब रहे हैं ना सारे, ये नेचुरल फ्लो की नदी थी वहाँ पे, चतंग बोलते थे उसको। तो वो घग्गर नदी में मिलती हैं जाके सारी, जैसे शाहबाद मारकंडा और ये टांगरी नदी और कौशल्या नदी, कौशल्या जो आती है पंचकुला पिंजौर के पास। सुखना नदी है जैसे चंडीगढ़ के पास है, ये चंडीगढ़ सुखना लेक है ना, सुखना नदी शिवालिक रेंज से निकलती है। ये सारी घग्गर में आती हैं और घग्गर फिर ये कंट्रीब्यूट करती है, घग्गर फिर आगे जाती है। तो घग्गर का नाम जो पाकिस्तान के अंदर है वो है, वो चेंज हो जाता है नाम उसका पाकिस्तान में जब जाती है। तो वैसे तो ये तो पुरानी नदियां हैं ये सारी। तो उन नदियों को, इन नदियों में जो बरसाती नदी है ये, तो पानी आता है। जैसे अब क्या कहते हैं, पंजाब के गांव डूब गए, खनौरी, पातड़ा, इधर सारे इन आसपास गांव हैं, मंदोली, मुंदुली, उन गांवों में भी फैल गई है नदी। तो वो नदी फैलने की वजह से ये हमें नुकसान होता है फिर उसमें। अब उस पानी को डाइवर्ट करें, यूटिलाइज करें, तब बात बने। हमने ये इसीलिए प्रपोजल बनाई कि ऐसे हालात में अब RTDS है, एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें 6 महीने का रिकॉर्ड होता है कि 6 महीने में कितने ग्लेशियर पिघलेंगे, कब बारिश होगी और उस दौरान कितना ज़्यादा पानी निकलेगा। तो उस पानी को यूटिलाइज करने के लिए ये जो बरसात के अलावा सीज़न, तो उसमें इन्होंने लगा रखे हैं पूरे सतलुज बेसिन में और अपना इंडस बेसिन इंडिया में ना, अपने नॉर्थ इंडिया में हर जगह पे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं
BBMB के पास। तो उनको पता होता है कितनी बारिश कब आएगी, कब कब पानी कितना रिलीज़ करना है। तो उससे हम ये चाहते हैं कि भाई ये इमरजेंसी चैनल बन जाए। जब ज़्यादा बारिश होती है किसी टाइम में, अचानक बारिश होगी, उस पानी को यूटिलाइज़ करने के लिए बना दो ताकि फिर हरियाणा को पानी मिले पूरा। ये है जी। और चौबंसी लाल ने जो नहर बनाई, अगर वो लिफ्ट सिस्टम बनाया, वैसे लिफ्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं थी। शिवानी वगैरह में पानी लिफ्ट किया। नेचुरली जो नरवाना ब्रांच आ रही है भाखड़ा मेन लाइन में से, उसी के साथ एक नहर और बन जाती तो नेचुरल फ्लो में चली जाती सर, इसी ड्रेनेज के हिसाब से। एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। उस टाइम साइंटिस्टों ने ना, इंजीनियर्स ने पता नहीं क्या सोचा, पानी लिफ्ट करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। पानी एक तो नेचुरल फ्लो में जाए। और उस समय बताया करे थे, बोले कि भिवानी क्षेत्र जो है वो बड़ा पानी की कमी से जूझा करे था। बंसीलाल जी ने बिल्कुल जूझता था। बंसीलाल आधा भिवानी तो पहले, जिस तरह ये आप बुआनी खेड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, मुंडाल है, इसमें तो 1940 से पानी चल रहा है। सुंदर ब्रांच बनी थी जब। ये जो तोशाम कॉन्स्टिट्यूंसी है और लोहारू है, इस टाइम महेंद्रगढ़ है, दादरी है, इनमें पानी नहीं था कहीं पे भी। और तोशाम के अंदर तो ज़मीन का पानी भी खारा है। लोहारू में भी, आधे लोहारू में ज़मीन का पानी खारा है। आधे लोहारू कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़मीन का पानी था। तो वहाँ बिजली नहीं होती थी उस टाइम, ट्यूबवेल नहीं थे। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन रहा, बिजली दी और पानी आया उस टाइम। लेकिन वो सीमित आया। अब जैसे निगाना कैनाल है, निगाना नाम तो निगाना कैनाल है, निगाना गांव में कभी पानी नहीं लगा। टेल पे हो गए सारे। जूही कैनाल है और है, तो उनमें पानी लगा नहीं। और जो पानी आना था इस बेल्ट के लिए, वो था ब्यास नदी का 1955 में जो अलॉट हुआ था हमें, ब्यास सतलुज का सरप्लस वाटर। उस पानी को ना आने की वजह से ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जो सुंदर यमुना सिस्टम का पानी जो था, वो जितना अवेलेबल था, आधा पानी उधर चला गया, आधा उधर चला गया। अब हालात ये है कि ना तो उधर मिल रहा है पानी लोगों को, ना इधर मिल रहा है। अब 45 दिन के बाद, 43 दिन के बाद, एक हफ्ते के लिए पानी आता है। वो भी सिर्फ पीने के लिए कामयाब रहते, खेती तो खत्म होगी। तो इसलिए हम ये कह रहे थे कि भाई हमने जो रूट दिया है उससे हम ब्यास का पानी भी ले सकते हैं। SYL का रूट जो बताया, हाँ, वह हिमाचल का। उससे हम, अब जो संधि टूट गई तो इससे इसका चेनाब का पानी भी ले सकते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो बता रहे थे कि पाकिस्तान को हम पानी नहीं देंगे। जी। तो वो क्या किया जा रहा है, ऐसा हो रहा अभी है? ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। ये बेस्ट व्यू है, बेस्ट जो हमने जो रास्ता बताया ना, इस रास्ते से हम ब्यास का पानी भी ले सकते हैं, सतलुज का भी ले सकते हैं और चेनाब नदी का भी ले सकते हैं। चेनाब नदी का मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने तैयार की है और इसमें हरियाणा को भी पानी मिलेगा, चूरू डिस्ट्रिक्ट और नागौर। पूरे चूरू डिस्ट्रिक्ट को पानी मिल सकता है इससे। 20,000 क्यूसिक पानी 1954 में अलॉट हुआ था, इंजीनियर्स ने कहा था। लेकिन वो हुआ करा क्या, उन्होंने ये रावी ब्यास का ही राजस्थान को दे दिया। ये था सर कि हम पाकिस्तान का पानी रोक लेंगे, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उसके लिए तो ये चीजें बढ़ानी पड़ेंगी ना जी। जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो घोषणा करी थी, हाँ, वो तो पहले भी करी थी। हाँ। वो तो 2015 में भी करी थी। अब तो ये हो गया ना कि सिंध जो इंडस वाटर ट्रीटी थी 1960 में जो थी, उसको सस्पेंड कर दिया। अब हम यूज़ कर सकते हैं उसको, उस चीज़ को। तो मैंने कहा था कि भाई हमें सिर्फ ब्यास नदी और सतलुज या जो चेनाब नदी के बीच में 26 किलोमीटर का फ़र्क है। उसमें हम पाइप भी डाल दें, बड़े बड़े पाइप डाल के भी इसमें डाल के पानी ला सकते हैं अपने तेज़ी से, इमीडिएटली तो हो सकता है ये। आजकल टेक्नोलॉजी है, इतने बड़े बड़े पाइप आ रहे हैं। हरियाणा के अंदर तो, हमारे साउथ में तो, हरियाणा में तो अब सारी नदी नहरें जितनी भी थी उनमें पाइप ही डाल दिए। अब ओपन खुला पानी नहीं चलता, पाइपों से चलता है। तो वैसे पाइप वहाँ लगा दो, वैसे पाइप यहीं से लग, भाखड़ा डैम से आ जाएंगे लग के। तो उसमें डाउन स्ट्रीम है तो कम चौड़ाई चाहिए, कम जगह चाहिए। डाउन स्ट्रीम में पानी तेजी से आता है, कम जगह ही आता है, फैलता नहीं है। तो इसलिए बेस्ट सोल्यूशन है। और ये राइट टाइम है ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ये कह नहीं सकता और कि भाई हमारी संधि है इसको इम्प्लीमेंट करो, ये करो। भाई हम रावी का पानी भी ले सकते हैं, ब्यास का भी ले सकते हैं, सतलुज का भी ले सकते हैं और कश्मीर में झेलम चेनाब का भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो लाहौल स्पीति से ऊपर है लद्दाख में सिंधु नदी चलती है, उसका भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब 8 लाख किलोमीटर का एरिया का बेसिन है जी हमारा, यानी कैचमेंट एरिया जो है नदियों का। कभी वर्ल्ड के अंदर सबसे बेहतरीन पानी है ये, जो कभी ख़राब नहीं होता, जिसमें कोई बीमारियाँ नहीं है, हेल्दी है। और उस पानी को हम यूटिलाइज़ ना करें और 4 करोड़
एकड़ ज़मीन का पानी समुद्र में चला जाता है हर साल, तो अनयूटिलाइज होके जाता है। और 21 लाख एकड़ ज़मीन का पानी अफगानिस्तान से आता है, उसका संधि में ले ही नहीं रखा नाम। जो जब काबुल रिवर आती है उसका उन्होंने इसे ट्रीटी में लिया ही नहीं कभी, तो वो भी कमियां थी। लेकिन अब ये ख़त्म ही हो गया है, तो हमें बेस्ट है कि 60% पानी जो है टोटल इसका एरिया का वो नदियों से ही पैदा होता है। हर हिमाचल से, भारत की ज़मीन से पैदा होता है, ना वो चाइना से लेना पड़ता है हमें, ना उससे। जैसे झेलम, चेनाब और झेलम, रावी और ब्यास नदी, सतलुज, ये नदियाँ सारी हिमाचल की धरती से पैदा होती हैं। सिर्फ यहाँ से ही उद्गम है इनका सबका, तो भारत से उद्गम है। तो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम और जैसे सर हम मतलब हरियाणा में पानी की बात करें तो जल संकट यहाँ भी गहरा जाता है, और जब यहाँ पे जल भराव ज़्यादा होता है तब भी कोई समाधान नहीं होता। जल संकट पे समाधान नहीं, जल भराव पे समाधान नहीं। हाँ, तो ये इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि भाई हम ये जो चैनल हमने प्रपोज किया उस पर तो सरकार काम करे। दूसरा जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत कर दे बस। जैसे जैसे बड़ी बड़ी ड्रेन बना के, और जो छोटी बना रखी है उन्होंने सिंबॉलिक सी, उनको चौड़ा करें वो। अब 10 फीट की है तो 20 की कर दो, और गहराई बढ़ा दो उनकी, वो ताकि पानी फिर वहाँ उस एरिया में चला जाए जैसा डेजर्ट एरिया है, जिस तरह जहाँ पे पानी नहीं होता। अब क्या है कि पानी ब्लॉक हो गया सब जगह। अब ड्रेन थी जितना बड़सी में, बुआनी खेड़ा, बलियाड़ी, कुंगड़, हमारे धनाना, तालू, मुंडाल, जताई, बास, बेडवन, बास हो गया इधर, ये क्या गुराना, डाटा, गुराना, राजली, गिराए, ये सारी बेल्ट क्यों ब्लॉक हो रही है? क्योंकि पानी का सिस्टम, ड्रेन का सिस्टम नहीं बना रखा उन्होंने। ऐसा तो नहीं है कि भाई ज़मीन खड़ी है, ज़मीन में फ्लो है और पानी जा सकता है। और जहाँ जहाँ इन्होंने ब्लॉकेज किए, रोड से ब्लॉकेज करके उन रास्तों को नीचे खोद के और उनमें चैनल बनाए जिसके बरसात का पानी यहाँ से जाएगा, ड्रेनेज का। अलग अलग छोटी छोटी नहरों में भी बनाए, रसबाएँ बना रखे उनमें बनाए, और गाँव के अंदर जो गलियाँ बनती हैं उनमें भी बनाना चाहिए, तो पानी कभी भी नहीं रुकेगा। सिंपल सा सोल्यूशन है इसका। इस सॉल्यूशन की अब इस समय ज़रूरत भी है हरियाणा को। जी बिल्कुल ज़रूरत है। अब जब ये देखो, ज़िंदगी के अंदर एक मकान बनता है मुश्किल से, और वो ही डूब जाए, भैंस मर जा, डांगर पशु चले जा। अब पंजाब के अंदर भी यही हुआ। अच्छा, वहाँ पे तो ऐसे हालात हो गए, ट्रैक्टर भी नहीं रहे, इक्विपमेंट्स भी नहीं रहे, और मजदूरी जो करते हैं बेचारे, उनके घर में तो कुछ होता ही नहीं। 1-2-4 खाट हो हैं, एक आधी लकड़ी वालन के हो, एक छोटी सी रसोई हो, बाकी तो क्या होता है बताओ। तो उस वजह से फिर वो ये जो खुड्डी हो है, मुश्किल तो बना हुआ है। आधे तो इंदिरा आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना से बने होते हैं, और उनके मकान भी लो लाइंग एरियाज में होते हैं, आउटसाइड में, और वहाँ पे बीमारियाँ भी ज़्यादा फैलती हैं, दूषित पानी भी हो जाता है वो। अब वो बीमार भी होंगे सारे, पानी ख़राब हो गया, पानी रुकने से बीमारियाँ बढ़ जाएंगी, वो बीमार होंगे सारे, न रहने की जगह है, न हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन बेस्ट ये है कि गांव में जिस गली में हो वहाँ पे पानी निकासी का सिस्टम जरूर होना चाहिए, क्योंकि गलियाँ में पानी रुक जाता है, फिर घरों के अंदर जाता है, फिर वो टूट जाते हैं सारे, नींव भर जाती है, वो इसका गिर गया, इसका गिर गया, पशुओं का भी नुकसान होता है फिर। सर, अब मैं आपको उस समय की राजनीति में दोबारा लेकर जाना चाहूँगी। जैसे उस समय की राजनीति में क्या ये जाट और गैर जाट वाली बातें होती थी सर? हाँ होती थी जी, बिल्कुल होती थी। अब जैसे 1984 का इलेक्शन था, तो जयनारायण वर्मा जी इलेक्शन लड़ रहे थे लोकसभा का, जो बंसीलाल लड़ रहे थे कांग्रेस से, या तो शाम से ही नहीं, भिवानी पार्लियामेंट का। हाँ, भिवानी पार्लियामेंट जी। तो जयनारायण जी से लड़ रहे थे जनता पार्टी से। उन्होंने, जय बंसीलाल ने फिर यही कहा, बोला भाई इसको एक गांव के अंदर जाके बोला, भाई तुम इसको मारते तो ना मराओ, मैंने ये कहते तो ना मराओ, तुम ही मार लो। तो जाति पाति तो चलती थी, आज भी चलती है, पहले भी चलती थी, इलेक्शन जाति पे ही होता है। लेकिन जब नेता देखते हैं कि वो उस जाति से है जिसे एक बड़ी जाति मानी जाती है, और उसके सामने चुनाव लड़ रहे हैं जिसको एक तरह से उनकी जातियों के समकक्ष नहीं माना जाता है, तो ऐसे ईगो भी हर्ट होती होगी। अगर वो व्यक्ति जीत जाए तो और ज़्यादा सोचते होंगे कि ऐसा कैसे हो गया। हाँ, ये विषय तो रहता ही है जी हमेशा लीडरशिप का। जैसे हमारे यहाँ जाट कम्युनिटी जो है
उनका लड़ाई सीधी से मुख्यमंत्री के लिए होती है, दूसरी पोस्टों के लिए होती नहीं। और जाट नॉन जाट इशू हो गया चौधरी बजलाल के आने के बाद, फिर बीजेपी ने फिर उसी को और ज़्यादा पोलराइज किया। अब जाट नॉन जाट पे चलते हैं वो सारे। लेकिन क्या इस तरह की राजनीति की जरूरत रही सर? नहीं जी, जैसे हमारा विकासशील इलाका है, डेवलप्ड एरिया है, उसके अंदर ये चीज़ें तो नुकसान ही करती हैं। जैसे हमने तो फादर से सीखा है, फादर साहब बताते थे मेरे को प्रेसिडेंट बनाया कॉलेज में, तो हमारी कम्युनिटी के 2 ही लड़के थे न्यूले, तो उनकी कम्युनिटी, हम गांव में जाते थे, हमारी कम्युनिटी के लोग कहते थे बोले हमारे पास नहीं आते, तुम दूसरी कौमों के पास आते हो, जो जगन्नाथ को कहते थे। तो वो ये कहते थे बोले भाई सभी का पॉलिटिक्स में सभी कास्टों की ज़रूरत होती है, सभी धर्म के लोगों की ज़रूरत होती है। बोले अगर मेरे को प्रेसिडेंट बनाया, हम तो 2 ही थे मेरी कौम के, और मैं, एक जना और था उस टाइम, लड़कों ने उस टाइम 1958 में बनाया, तो कैसे बनाया? तो दोनों बातें हैं जी, कुछ यूटिलाइज करते हैं, कुछ नहीं करते। हमारे जो जगन्नाथ की जो राजनीति रही वो सभी जातियों की रही, उनके यार दोस्त दो हर कम्युनिटी के अंदर थे, आज भी हैं, उन परिवार आज भी जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर ये आरोप कभी नहीं लगा कि भाई ये एक पर्टिकुलर कास्ट की राजनीति करते रहे। और जैसे भिवानी क्षेत्र में सर राजपूत कम्युनिटी जो है उनका भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है वहाँ। बिल्कुल, ये जैसे बुआनी खेड़ा है, भिवानी है, तोशाम है, दादरी है, इनमें पूरा प्रभाव है। बुआनी खेड़ा के अंदर तो करीब 35,000 वोट हैं राजपूतों के, और वो वही प्रभावित कर जाते हैं सारे। और बंसीलाल जी से ये जो समाज है आज भी खफाई है? नहीं, आज तो नहीं, उस टाइम थे जब ये इमरजेंसी चल रही थी और 1980 का इलेक्शन था, बाद में फिर विकास पार्टी बनी, तो आपस में समझौता भी हो गया था। जो बंसीलाल ने कहा भाई वो गलती हो गई थी और आगे करेंगे भाई पॉलिटिक्स। तो वो रिवासा कांड में सर जो पीड़ित परिवार रहा, तो वो व्यक्ति जीवित रहे थे, कहने का मतलब है कि वो गांव छोड़ कर नहीं गए थे? नहीं, गांव छोड़ के नहीं गए, वो गांव छोड़ के तो कहीं नहीं गए थे, वहीं रहे। ऐसा तो इतना टेरर भी नहीं था, वो तो एक ये विषय था क्योंकि अपोजिशन ज़्यादा हो गया था, बीबीसी से भी खबरें आती थी उस टाइम जी कि भाई ऐसा वहाँ पर रिवासा कांड चल रहा है, ये हो रहा है, वहाँ पे इतना अत्याचार हुआ है, तो बीबीसी मेन साधन था उस टाइम, मेन लोग सुनते थे बीबीसी को। फिर फादर साहब जगन्नाथ की जो बात करते तो उन्होंने तो फिर एक नर्सरी भी तैयार की ना अपोजिशन की वजह से, जैसे जो स्टूडेंट लीडर बनाए कि वो खुद थे, तो जगजीत सांगवान हैं, जैसे जो धर्मवीर हैं, धर्मवीर जी हो गए, संपूर्ण हो गए, गब्बू जयवीर गब्बू और थे सारे भिवानी के, जो नर्सरी क्रॉप तैयार की पॉलिटिक्स की। He was a school बंसीलाल जी के खिलाफ वाली। He was school of politics। हाँ। तो उस टाइम बताते हैं वो वही इंजीनियरिंग करते थे सारी हर चीज़ की। हाँ। राजपूतों को भी, राजपूत भी सारे मानते थे उनको, जाट भी मानते थे, ब्राह्मण भी मानते थे, बैकवर्ड वगैरह सब मानते थे। तो इसलिए उनका एक मतलब एंटी बंसीलाल ग्रुप था, तो जगन्नाथ का ग्रुप, वो केंद्र बिंदु वही रहता था। एक बार प्रदीप कासनी जो IAS अफसर है वो बता रहे थे, रिटायर हुए, बोला कि मैं 9th क्लास में था तब रिवासा कांड के लिए वो नारे लगा रहे थे। तो वो मैं साइकिल पे जा रहा था ना, देखा कि भाई नारे लगा रहे हैं, वो SP ने रोक रहा था उनको, SP रोक रहे थे, तो मैं भी चला गया। तो ये बोले कि नारे लगा रहे थे, तो मैंने कहा, वो लगा रहे थे कि SP साहब मुर्दाबाद, तो मैंने कहा अभी जब मुर्दाबाद ही करना तो साहब किस लिए? तो मैंने कहा कि SP मुर्दाबाद, SP मुर्दाबाद। तो ये बोला SP ने मेरा कलर पकड़ लिया, तो बोला जगन्नाथ ने उसका कलर पकड़ लिया, SP का। बोला गुड्डू लगा ना रहे, गुड्डू बोलते थे, लगा ना रहे, SP मुर्दाबाद, SP मुर्दाबाद, ये घंटा घर की बात है। तो इस टाइप की बातें होती रहती थी रोज। तो बंसीलाल जी ने कभी इस तरह सुलह नहीं करी जगन्नाथ जी से? नहीं, वो तो जगन्नाथ जी उन्होंने ट्राई किया था, 84 में भी किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हम तो विपक्ष के हैं, बंसीलाल के खिलाफ ही तो राजनीति है। तो वो ग्रुप रहता है जी हमेशा, कभी खत्म नहीं होता। जैसे तो शाम में अब धर्मवीर जी और किरण चौधरी इकट्ठे हो गए, यानी बंसीलाल परिवार और धर्मवीर इकट्ठे हो गए। उस स्थिति के अंदर तो शाम में विधानसभा के अंदर 80% वोट आना चाहिए था,
किरण चौधरी जी के 60,000 वोट्स हैं, धर्मवीर जी के 50,000 पर्सनल वोट बताते हैं। फिर तो ये सारे जीतती कितने थे, वो 12,000 थे। यानी कि चोई बंसीलाल भी 12,000 से ही जीते थे 1996 में। उससे पहले वो जो जंगबीर सिंह ने जो इलेक्शन लड़ा था इंडिपेंडेंट के खिलाफ, वो 200 वोट से जीते थे 1967 में जंगबीर सिंह जी लड़े थे। तो यानी कि तो शाम जैसे राइवलरी है वो लोगों की गांव के अंदर ग्रास रूट पे जो राइवलरी है वो तो बिल्कुल यूं की हुई है, वो ख़त्म नहीं होती। फिर इमरजेंसी के अंदर जब हुआ तो ठाकुर बीर सिंह जी के चार सदस्य जेल में रहे, उनके बेटे, उनके भाई। और मुझे ये वशिष्ठ थे चेतना प्रेस वाले, वो बता रहे थे कल ही उनकी मदर गुजर गई थी जो बोले हमारे हालात ये होते थे कि उन दिनों के अंदर प्रॉब्लम, वो तो अंदर बैठे थे सारे, उनको तो दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी परिवारों को, फैमिलीज़ को, क्योंकि उस टाइम को सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता था कोई। बोले एक दो दुकानदार थे जो कि हमें अनाज वनूज देते थे। श्री भगवान वशिष्ठ हैं, चेतना प्रेस चलाते हैं। और एक और ने किसी ने कहा कि भाई लेडी थी, उन्होंने कहा कि इसके 1000 रुपये तक का दे दिया करो, खाना खुना जो भी मांगे। ऐसे नहीं लगा, हमारा घर चलता था इमरजेंसी में। और इस तरह न हम हिसार जाते थे तो वहाँ पे हमारे किराए की दिक्कत होया करती थी। तो हम वहाँ पे हम छोटे बच्चे थे, हम देखते थे जब हम जेल में मिलने जाते थे 2 महीने के अंदर एक बार मिलने देते थे, वो 1 घंटे के लिए डीसी परमिशन देते थे। फिर अंदर जो CID वाले बैठ जाते थे, हम तो बालक थे ना जी, तो बाहर की सारी बातें किताब लिख के ले जाते थे। उसमें क्या बातचीत होती थी सर उस समय? उस टाइम जो घरेलू बातें होती थी। और जेल कैसी थी उस समय? जेल में नहीं मिला, जेल का मतलब वैसे नहीं मिलाते थे, वो तो जैसे ऑफिस होता है स्टूडेंट का, उसमें मिलाते थे पॉलिटिकल लीडर्स को। ये मिसा डिटेन्यू थे सारे, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। तो उनको जो मुलाकात होती थी तो वो जैसे ये बैठे हैं, वो नोट करते रहते थे CID वाले टेबल के अक्रॉस, क्या बातचीत हो रही है वो। हाँ, वो लिखते थे सारी। तो हम क्या करते थे, बच्चे थे जब, तो हम पूरी चीज़ लिख के ले जाया करते अपनी बाहर से, और उसकी छोटी सी पुड़िया बनाते थे और फिर वो फादर साहब की जेब में डाल देते थे। तो अभी कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी बता रहे थे, जो उनके रूममेट थे CPM के जो हैं, तो बता रहे थे बोले भी चो जगन्नाथ। फिर हम जैसे ही आते थे तो मिल के हम क्या करते, वो पर्ची लिया, क्या क्या लिखा है खबरें, हम खबरें लिखते थे, फिर उसमें दिया करते हैं उनको ये चीज़ें, बार बार ये चीज़ें चल रही हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा। फिर हम ये नारे भी लिखा करते थे कि भाई ये जंजीरें शुभ सूचनाएं, ये जंजीरें तोड़ देंगे, यूँ कर देंगे। तो ऐसा सीन था जी सर। पाऊ जगजीवन राम जी आए 77 में खिलाफत करने, तो सुई गांव से एक आदमी हल लेके आया पैदल 10 किलोमीटर। बसें बंद कर दी थी तो पूरे इलाके 50-50 किलोमीटर लोग पैदल आए जलसा सुनने के लिए उनका। ऐसी क्रांति थी वो, आप पूछ रहे थे। इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी के बाद जब इलेक्शन था चंद्रावती जी का, तो लोग पैदल चलते थे, सारा रात और दिन पैदल चलते रहते थे। कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, साइकिलों पे जाते थे और रुके नहीं उन दिनों में। इतनी क्रांति थी, मैं बच्चा बोलता था। तो कांग्रेस वालों के तो नज़र नहीं आते थे कोई। फिर 1980 में फिर सरकार बदल गई, फिर उसके बाद फिर ये चेंज हुआ। सर, ये भिवानी इलाके की जो पूरी सियासत है उस समय की, ये मेरे लिए भी सुनना बहुत नया रहा, और जितने इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे उनके लिए भी बहुत नया होगा। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फिल्म चल रही हो, है ना, वो जैसे कोई फिल्म चल रही हो और वो पूरा दृश्य हमारी आंखों के सामने घूम रहा हो। सर, बहुत शुक्रिया, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसे SYL वाला जो आपने बातचीत की सर, उसके लिए एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। बहुत सारे दर्शकों ने देखा, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दी। अब उस पर जो आपके सवाल थे, वो सारे सवालों का जवाब, कि पानी किस तरह से हरियाणा से गुजरे, वो मैंने अब ले लिया है। अब और भी जो आपके सवाल हों वो लिख के भेजिएगा, कि भिवानी के इलाके से जुड़ा कोई भी और सवाल जो आप पूछना चाह रहे हों तो वो मुझे लिख के ज़रूर भेजिएगा। एक और बातचीत करेंगे तो उसमें मैं आपके सवाल भी शामिल करूंगी। सर, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी, थैंक यू। और आपने बातचीत सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया।